हेलो एवरीवन। तो हम सीख रहे थे जो हमारे एसएपी एमएम का एंड यूजर का कोर्स है उसको हम सीख रहे थे। तो उस पे हमने फर्स्ट क्लास जो है वो कंप्लीट किया है परचेज रिक्विजिशन के ऊपर। तो आज हम जानेंगे परचेज ऑर्डर, कैसे हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं, कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो सारी डिटेल्स हम जानेंगे परचेज ऑर्डर के ऊपर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं और सीखना चाहते हैं कि परचेज ऑर्डर में क्या क्या डिटेल्स है, तो ये वीडियो को आखिर तक देखें। हम आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे परचेज ऑर्डर के ऊपर, कैसे परचेज ऑर्डर बनाते हैं, कौन कौन से स्टेप रहते हैं, उसका क्या क्या फंक्शनैलिटी रहते हैं। तो सारे हम आज के वीडियो में या फिर आज की क्लास में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि परचेज ऑर्डर क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले परचेज ऑर्डर के बारे में जानते हैं। तो परचेज ऑर्डर जो है इसको पीओ भी कहा जाता है। काफ़ी सारे जगहों पे आपने सुना होगा, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि पीओ बनाना है, पीओ क्रिएट करना है, पीओ में एरर आ रहा है। तो आप काफ़ी सारे जगह पे पीओ का नाम सुने होंगे। तो इसको परचेज ऑर्डर को पीओ भी कहा जाता है। तो परचेज ऑर्डर जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको हम वेंडर को सेंड करते हैं फ्रॉम द बायर। कोई एक बायर या फिर परचेजर रहता है जो वेंडर को सेंड करता है ताकि वेंडर जो है आपको गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो ये बेसिकली ये इसका जो फंक्शनलिटी रहता है परचेज ऑर्डर का, वो ये रहता है कि हम एक लीगल डॉक्यूमेंट या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सेंड करें वेंडर को, जिससे वेंडर हमको जो गुड्स या सर्विस हमको प्रोवाइड कर सके। तो बेसिकली इसको बेसिकली परचेज ऑर्डर बोलते हैं। तो फिर जानते हैं कि परचेज ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें रहता है। तो नॉर्मली परचेज ऑर्डर जब हम क्रिएट करते हैं या फिर बनाते हैं तो उसमें मोस्टली क्या क्या चीज़ें रहता है, उस पर सबसे अहम जो चीज़ रहता है वो है वेंडर डिटेल्स। जो है वो वेंडर डिटेल्स रहता है। और हर परचेज ऑर्डर का एक परचेज ऑर्डर टाइप या फिर डॉक्यूमेंट टाइप रहता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा टाइप का परचेज ऑर्डर है और किस वे में हम मटेरियल को परचेज करने वाले हैं। तो उससे पता चल जाता है डॉक्यूमेंट टाइप से। सबसे पहला डॉक्यूमेंट टाइप होता है, देन होता है आपका वेंडर का डिटेल्स रहता है, देन आपका मटेरियल का डिटेल्स रहता है। मटेरियल या फिर सर्विस कुछ भी चीज़ आप प्रोक्योर कर रहे हो या फिर परचेज कर रहे हो, उसका डिटेल्स रहता है। देन आपका यहाँ पे क्वांटिटी मेंटेन रहता है। प्राइस हम कभी कभी मैनुअली मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर पे आ जाता है। एंड वहाँ पे डिलीवरी डेट्स एंड जो भी आपका सपोज टर्म्स रहेगा, फाइनेंशियल टर्म्स रहेगा या फिर डिलीवरी टर्म्स रहेगा कि कौन से दिन में डिलीवर होना है, कैसे डिलीवर होना है, कौन से लोकेशन में डिलीवर होना है, वो सारी डिटेल्स जो है वो परचेज ऑर्डर के अंदर आता है। तो हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, इसकी सारी डिटेल्स जो है हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। आप वीडियो में जरूर ही बने रहे, क्लास में जरूर ही बने रहे। तो नेक्स्ट जो है, आप कैसे पीओ बना सकते हैं। पीओ बनाने के लिए एक ट्रांजैक्शन कोड रहता है जो हमारे एसएपी में उसको ME21N बोलते हैं। तो ME21N में आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। एंड वहाँ पे स्क्रीन पे नॉर्मली हम देखेंगे कि कौन से वे में आप पीओ क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ क्रिएटिंग परचेज ऑर्डर रहता है। तो हम देखेंगे, वो सारी डिटेल्स जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि परचेज ऑर्डर बनाने का क्या मोटिव रहता है या फिर क्यों हम बनाते हैं, जरूरी क्यों है। एसएपी में अगर हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं तो उसका ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले जो है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को आप स्टैंडर्ड बना सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो। कोई भी परचेजिंग प्रोसेस हो, सपोज मुझे कोई मटेरियल चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए, कौन से डेट में चाहिए और किस वेंडर से चाहिए, तो ये सारा चीज़ जो है हम उसको स्टैंडर्ड बना सकते हैं और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि मटेरियल हमने परचेज ऑर्डर दे दिया तो मटेरियल हमारा सप्लाई हुआ कि नहीं है, आया कि नहीं है, उसके अगेंस्ट में हमारा गुड्स रिसिप्ट हुआ है कि नहीं है, उसके अगेंस्ट में हमारा इनवॉइस रिसिप्ट हुआ है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है फाइनेंशियल जो एक्टिविटी रहता है, उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि कोई मटेरियल का प्राइस क्या होता है, कैसे आपको वेंडर को कितना पे करना है, कौन से वेंडर रहते हैं, कौन से वेंडर को कितना कितना पेमेंट करना है। जैसे कि आपका सपोज कोई गुड सप्लायर रहता है, कोई आपका फ्रेट वेंडर रहता है जो आपका मटेरियल को सप्लाई करता है। सपोज लॉजिस्टिक्स का वेंडर है, वो सप्लाई करता है, तो उसको क्या प्राइस देना है।
एंड देन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है यहाँ पे हम फाइनेंशियल चीज़ें भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड वेंडर को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो थ्रू परचेज ऑर्डर। तो इन्वेंट्री कौन सा मटेरियल हमको इन्वेंट्री में ऐड करना है, कौन सा मटेरियल हमको जो है नॉर्मली हम अगर उसको सेंड करें, सपोज डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को अगर भेजना है तो उसको कैसे कर सकते हैं, और कौन से वेंडर को कितना सपोज हम देना चाहते हैं, स्कोर देना चाहते हैं, कौन से वेंडर हमारा अच्छा वेंडर है, वेंडर मैनेजमेंट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ME21N में क्या-क्या कर सकते हैं उसका थोड़ा-सा डिटेल एक जो है विजुअलाइजेशन दिया गया है। तो आप यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। परचेज़ ऑर्डर के अंदर मटेरियल क्वांटिटी, प्राइस, वेंडर डिटेल्स आप डाल सकते हैं। डिलीवरी डेट्स एंड पेमेंट टर्म्स आप सेट कर सकते हैं। देन आपका पीओ का परचेज़ ऑर्डर का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं ME21N के अंदर। तो यहाँ पे कैसे आप सपोज परचेज ऑर्डर को बना सकते हैं ME21N के अंदर, वहाँ पे स्टेप्स यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करना है। ये डिटेल सारे हम जानेंगे जब हम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, तो हम इसके सारे डिटेल्स जो है हम उसको जानेंगे। तो एक बार परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाए फिर आपको परचेज ऑर्डर को वेरीफाई भी करना रहता है। सपोज कोई एंड यूजर ने या फिर कोई लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय, अगर फ्रेशर एम्प्लॉय ने किसी ने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया है तो उसको वेरीफाई भी करना रहता है। काफ़ी टाइम पे उसके ऊपर अप्रूवल भी लगा रहता है। यहाँ पे हमने अप्रूवल का प्रोसेस जो है उसको ऐड अप नहीं किया है, क्योंकि जो अप्रूवल प्रोसेस रहता है वो कंसल्टेंट लेवल के ऊपर रहता है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अगर हम परचेज ऑर्डर अप्रूवल कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे, तो हम ट्राई करेंगे कि वीडियो के अंदर या फिर क्लास के अंदर उसको देखने के लिए कि कैसे आप इसको अप्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली उसके अप्रूवल भी रहता है, तो उसको वेरीफाई करके अप्रूव करना रहता है। एक बार अप्रूव हो जाए देन आप उसको वेंडर को सेंड कर सकते हो। एक बार परचेज ऑर्डर वेरीफाई एंड अप्रूव होने के बाद ही जाके आप इसको वेंडर को सेंड कर सकते हो। तो वेरीफाई में जैसे आप डेट्स वहाँ पे चेक कर सकते हो, प्राइस वहाँ पे चेक कर सकते हो, देन टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो चेक कर सकते हो। वो सारा चीज़ वेरीफाई करने के बाद फिर आप उसको अप्रूव भी कर सकते हो। यानी कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं, जैसे कि कोई परचेजिंग मैनेजर हो गया या फिर कोई डिपार्टमेंट हेड हो गया, या फिर आपके लेवल ऑफ लेट्स से रेवेन्यू के ऊपर कौन कितना प्राइस का आप परचेज कर रहे हो, कितना कॉस्ट का परचेज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कितने क्वांटिटी में आप बाई कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, कैसे वो लोग वेरीफाई एंड अप्रूव करना चाहते हैं, कैसे अप्रूवल लगाना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। तो ज़रूरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप एज ए एंड यूज़र काम करते हो तो आपका कैसे जो अप्रूवल प्रोसेस है वो काम करता है। ओके, और एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले हमने यहाँ पे और एक प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हम अभी कवर कर रहे हैं, परचेज रिक्विजिशन टू परचेज ऑर्डर को कन्वर्ट करने के लिए या फिर परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। तो नॉर्मली जो प्रोसेस होता है, अगर आपको सप्लायर पता है, आपको पता है कि आपको किसको ऑर्डर देना है, देन आप परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर बना सकते हो। लेकिन अगर आपको सप्लायर पता नहीं है, अगर आपको सप्लायर ढूंढना है, तो उसके लिए एक अलग सा प्रोसेस रहता है, RFQ प्रोसेस रहता है। वो प्रोसेस हमने यहाँ पे स्किप किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी जगह पे RFQ नहीं बनता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनता है, सारे लोगों का सप्लायर ऑलरेडी डिफाइंड रहता है। लेकिन अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, कोटेशन या फिर कोटेशन प्रोसेस कमेंट करें, तो हम ट्राई करेंगे कि एक कोटेशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो उसका प्रोसेस रहता है वो पूरा एक वीडियो में कवर करने के लिए हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप परचेज ऑर्डर को वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई करने के बाद आप सेंड कर सकते हो। दैट इज बेसिकली द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ SAP परचेज ऑर्डर। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि कैसे आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो और क्या क्या प्रोसेस रहता है या फिर क्या क्या मेथड रहता है जिससे आप परचेज ऑर्डर बना सकते हो। तो अभी हम आ गए हैं SAP स्क्रीन के अंदर। तो ये आपका SAP स्क्रीन है। तो यहाँ से आप या तो जो यहाँ पे SAP मेन्यू है, आप मेन्यू पैथ से जाके परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कमांड बार जो रहता है, कमांड बार पे आप डायरेक्टली ME21N
यहाँ पे आप लिख के एंटर करोगे तब भी आपको ये जो है परचेज ऑर्डर स्क्रीन पे आपको लेके चला जाएगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट परचेज ऑर्डर करके एक स्क्रीन आ रहा है, और यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ME21N का जो ट्रांजेक्शन कोड है वो दिख जाएगा। तो अगर आपको मेन्यू पाथ से जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, हम यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। तो अगर आपको मेन्यू से बनाना है, कैसे बना सकते हो, आपको जाना है लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स से आपको जाना है मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट से आपको जाना है परचेजिंग, परचेजिंग से आपको जाना है परचेज ऑर्डर, देन परचेज ऑर्डर से आपको जाना है क्रिएट, क्रिएट में सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो ME21N वेंडर और सप्लाइंग प्लांट नोन। तो जब आपको वेंडर या फिर सप्लाइंग प्लांट पता हो तो उस केस में आप ME21N में इसको क्रिएट कर सकते हो। तो ME21N में अगर हम क्रिएट करना चाहें तो ये मैनुअल प्रोसेस होता है, यहाँ पे हम मैनुअली परचेज ऑर्डर जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे परचेज ऑर्डर बनाने के लिए आप बहुत तरीके होते हैं परचेज ऑर्डर बनाने के लिए। अगर हम मैनुअल प्रोसेस की बात करें, अगर आपको सारी जो डिटेल्स है वो इंडिविजुअली या फिर खुद से अगर भरना है तो आप यहाँ पे जितने सारे मैंडेटरी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे भर सकते हो, हम थोड़ी देर में उसकी बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि आप कैसे परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो कौन से डिफरेंट सोर्सेज से। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा राइट स्क्रॉल करें, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे राइट स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन जो दिख रहा है वो है परचेज रिक्विजिशन का। तो अगर आपके पास कोई परचेज रिक्विजिशन है तो आप यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन नंबर एंड उसका जो आइटम नंबर है वो दोनों अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे, सपोज आपका परचेज रिक्विजिशन में मल्टीपल लाइन आइटम है, देन आप यहाँ पे सिंगल सिंगल परचेज ऑर्डर को डाल के यहाँ पे रिक्विड जो उसका रिक्विजिशन नंबर है वो डाल सकते हैं। जैसे 10, 20, 30 लाइन आइटम, कौन से लाइन आइटम के लिए आप बना रहे हो यहाँ पे आप डाल के आप दोनों ही डिटेल्स डाल के अगर आप एंटर करोगे देन आपका जो फील्ड्स है या फिर जो सपोज डेटा है वो परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर में कॉपी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप आउटलाइन एग्रीमेंट या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट या शेड्यूलिंग एग्रीमेंट से अगर आप यहाँ पे नॉट शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बट अगर कॉन्ट्रैक्ट से आप बनाना चाहते हो, राइट, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट से बनाना चाहते हो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का नंबर आप यहाँ पे डालना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट का आइटम नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, और आप उसको उससे भी आप जो डिटेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट से सारा जो डिटेल्स है या फिर डेटा जो है वो फ्लो करेगा आपके परचेज ऑर्डर के में, आप परचेज ऑर्डर उससे भी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो RFQ है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। सपोज जहाँ पे आपको सप्लायर के लिए आपने एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन बनाया है तो वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन नंबर यहाँ पे डाल के उसका आइटम नंबर अगर डालोगे तब भी आप परचेज ऑर्डर बना सकते हो। सारा जो डिटेल्स है वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन से जो डिटेल्स है वो वहाँ से पिक कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक परचेजिंग डॉक्यूमेंट करके दिया हुआ है। परचेजिंग डॉक्यूमेंट में अगर आपका कोई ओल्ड परचेज ऑर्डर है तो ओल्ड परचेज ऑर्डर नंबर आप यहाँ पे डालोगे और उसका आइटम नंबर डालोगे तब भी वो यहाँ पे क्या करेगा, जो प्रीवियस परचेज ऑर्डर है उससे सारा जो डेटा है वो कॉपी कर लेगा। ये सारी चीज़ों को एंटर करने से पहले सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो इसके हिसाब से ऑटोमेटिकली नहीं लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर टाइप या फिर परचेज ऑर्डर टाइप या फिर डॉक्यूमेंट टाइप, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये नॉर्मली डॉक्यूमेंट टाइप रहता है, कौन से टाइप ऑफ परचेज ऑर्डर के लिए कौन सा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हम यूज़ करते हैं वो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है। एक और चीज यहाँ पे है, सपोज परचेज रिक्विजिशन के मल्टीपल लाइन आइटम्स है। सपोज मेरे परचेज रिक्विजिशन में 100 लाइन आइटम है और मैं एक एक परचेज ऑर्डर का लाइन आइटम यहाँ पे ऐड करने से बहुत ज़्यादा मैनुअल एफर्ट लगता है, राइट। तो अगर मुझे एक परचेज ऑर्डर डालने से वो ऑटोमेटिक सारे परचेज रिक्विजिशन के नंबर अगर मुझे यहाँ पे कॉपी करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन करूँगा। ये भी एक प्रोसेस है आपका परचेज ऑर्डर बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन का एक बटन रहता है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरिएंट ऑप्शन रहता है, सिलेक्ट वेरिएंट पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है परचेज रिक्विजिशन। आप जब परचेज रिक्विजिशन सिलेक्ट करोगे तो आपको एक सिलेक्शन स्क्रीन आ जाएगा और जो भी आपका परचेज रिक्विजिशन नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो।
यहाँ पे डाल के अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, सपोज मैं कोई एक परचेज ऑर्डर ले लेता हूँ, परचेज रिक्विजिशन ले लेता हूँ, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे ये परचेज रिक्विजिशन में कितना लाइन आइटम है वो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। तो अगर मुझे पूरा परचेज रिक्विजिशन, सारा परचेज रिक्विजिशन अगर उसके अगेंस्ट में मुझे परचेज ऑर्डर बनाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, या तो यहाँ पे मैं अडॉप्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ये फर्स्ट वे है, अडॉप्ट आप करोगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट जो है ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड अडॉप्ट करता हूँ, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो कॉपी हो गया है, यहाँ पे सारा जो डिटेल्स है वो कॉपी हो गया है। और अगर मैं इसको दोबारा से और एक टाइप पे भी हम इसको कर सकते हैं, एक आर्ट टू कार्ट वाला ऑप्शन भी होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट टाइप के साइड में एक कार्ट, शॉपिंग कार्ट जैसा ऑप्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और परचेज रिक्विजिशन पे क्लिक करूँगा एंड देन इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आप सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे अगर आप ऐड कर दोगे, यहाँ पे प्लस का बटन आपको दिख रहा होगा, तो प्लस का बटन पे अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दूंगा तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। तो ये हमने जो परचेज रिक्विजिशन है वो स्टॉक ट्रांसफर वाली बनाई है, इसीलिए ये सप्लायर यहाँ पे नहीं ले रहा है। अगर हम डॉक्यूमेंट टाइप सही से सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक मैनुअल प्रोसेस में एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं। अभी हम इसको ऑफ कर लेते हैं। तो हम अभी दो तरीके की परचेज ऑर्डर बनाना सीखेंगे। सबसे पहला है मैनुअली, आप अगर बनाना चाहो तो मैनुअली कैसे बना सकते हो, अगर आपको परचेज रिक्विजिशन से बनाना है तो कैसे बना सकते हो, और ME21N को छोड़ के क्या और भी ट्रांजेक्शन है जहाँ पे हम परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम आगे आने वाली टाइम में, और वीडियो में आगे हम देखेंगे। तो वीडियो में ज़रूर ही इसको कंटिन्यू करें, काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो है आपको मिल जाएगी आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मैनुअली क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं आपको मैनुअली क्रिएट करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको जो हमने लास्ट परचेज रिक्विजिशन बनाया था उससे मैं आपको एक परचेज ऑर्डर बना के दिखाऊंगा। फिर हम जाएंगे और जो भी मेथड है जहां से हम परचेज रिक्विजिशन को परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, और देखेंगे ऑटोमेटिकली कैसे आप परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है वो एनबी का होता है, यानी कि स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर। आपको कोई भी मटेरियल खरीदना है, उसको स्टॉक करना है, बाद में यूज़ करना है, तो ये नॉर्मली रहता है स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर। उसके बाद हमारा आता है स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे यूबी टाइप का एक डॉक्यूमेंट रहता है, उससे हम स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको दूसरे टाइप का कोई परचेज ऑर्डर बनाना है और उसके लिए आपको कस्टम डॉक्यूमेंट टाइप बनाना है, तो मोस्टली वो काम जो है वो कंसल्टेंट का रहता है। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो हम एनबी लेते हैं। तो आप जब एनबी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो है वो भरना रहता है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं एक सप्लायर। ये सप्लायर मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है पहले से। तो अगर आप अभी जो परचेज ऑर्डर बना रहे हो उसको आप बना रहे हो, आपको वेंडर या फिर सप्लायर पता है, तो हमको ये वेंडर और सप्लायर पता है। जो भी एंड यूजर्स रहते हैं उनको वेंडर या सप्लायर पता रहता है किस सप्लायर से आपको परचेज करना है। नेक्स्ट जो है वो आपको परचेज ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एंटर करना है। सपोज हमने ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन ले लिया, ये परचेज ग्रुप ले लिया, और ये कंपनी कोड ले लिया। कंपनी कोड अगर आप एंटर ना भी करो तो भी चलेगा। जब आप प्लांट यहाँ पे डालोगे इन द आइटम लेवल, जब आप प्लांट एंटर करते हो, वो प्लांट जिस कंपनी कोड के साथ असाइंड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है। वो भी आप ट्राई कर सकते हो या फिर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा हेडर डिटेल्स हो गया। हेडर में हमको इतना डिटेल्स भरना है। उसके बाद हमारा ये आइटम टैब हो गया। आइटम टैब में हमको जो है
आइटम टैब में जो है हमको यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरनी होती है। आइटम डिटेल्स में जो है हमको कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरनी होती है। सबसे पहला जो है वो है आइटम। आइटम यानी कि आपका जो आइटम नंबर है, सपोज आप कितना आइटम खरीदना चाहते हो, जैसे कि लाइन आइटम, अगर 10 लाइन आइटम आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे आइटम ऐड हो जाता है। आपका जो आइटम इंटरवल दिया होगा, जो भी आपके कॉन्फ़िगरेशन में जो भी आइटम इंटरवल दिया होगा, सपोज इंटरवल 10 दिया होगा या फिर इंटरवल 5 दिया होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं। हमको यहाँ पे कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, सपोज आपको जो है स्टॉक आप जो परचेज कर रहे हो या फिर मटेरियल जो आप परचेज कर रहे हो उसको आपको स्टॉक में नहीं लेना है या फिर इन्वेंट्री में नहीं लेना है, आपको किसी डिपार्टमेंट को सप्लाई करना है या फिर कोई कॉस्ट सेंटर हो गया या फिर कोई लोकेशन को आपको ट्रांसफर करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी रहता है, जैसे एसेट हो गया, सेल्स ऑर्डर हो गया, आपका नॉर्मल जो प्रोडक्शन ऑर्डर हो गया, फिर आपका यहाँ पे कॉस्ट सेंटर हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, नेटवर्क ऑर्डर हो गया। तो ये काफ़ी सारे तरीके का अकाउंट असाइनमेंट रहता है। अगर आपका परचेज ऑर्डर दूसरे किसी रेफरेंस से बनता है तो वो आपका यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अगर आप मैनुअली क्रिएट कर रहे हो देन आपको यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी जो है डालना रहता है। नेक्स्ट जो है वो है आइटम कैटेगरी। सिमिलरली आइटम कैटेगरी मैंने एक्सप्लेन किया था, जो हमारा परचेज रिक्विजिशन है उस पर भी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपको जानना है तो आप वहाँ पे जाके जान सकते हो। बेसिकली आइटम कैटेगरी डिफाइन करेगा कि आप किस वे में इसको परचेज करना चाहते हो, जो मटेरियल होगा वो किस वे में परचेज होगा। स्टैंडर्ड परचेज करना है, कॉन्साइनमेंट में परचेज करना है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए परचेज करना है, थर्ड पार्टी के लिए परचेज करना है, सर्विस परचेज करना है, या फिर आपको सपोज स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर अगर परचेज करना है, तो ये सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ब्लैंक रखते हैं और मटेरियल में हम यहाँ पे कोई भी एक मटेरियल ले लेते हैं 10013 लेट्स से, और यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है। सपोज मैं 1 क्वांटिटी डालता हूँ या फिर हम 100 क्वांटिटी ले लेते हैं, और यहाँ पे आपको जो है प्लांट एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा जो प्लांट है वो T110 है, तो हम इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डाल दोगे देन इट इज़ बेटर कि आपका जो आने वाले डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, सपोज आप गुड्स रिसीव कर रहे हो वहाँ पे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप कोई डिलीवरी क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ बेटर टू ऐड स्टोरेज लोकेशन आइदर इन द परचेज रिक्विजिशन लेवल और इन द परचेज ऑर्डर लेवल। तो यहाँ पे सपोज मैं डाल देता हूँ RM00 जो मेरा स्टोरेज लोकेशन है। अगर मैं इतना डिटेल्स डाल के या फिर मेंटेन करके अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा, देन यहाँ पे ये जो डेटा है, ये जो डेटा है इसके जो भी बैकग्राउंड में डेटा मैंने मेंटेन करके रखा है, सपोज ये मटेरियल के अगेंस्ट में, ये सप्लायर के अगेंस्ट में, जो भी डेटा मैंने मेंटेन करके रखा है सिस्टम में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। जैसे मटेरियल नेम यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमने मटेरियल का टेक्स्ट नहीं डाला है, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ले रहा है। और यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर हमने नहीं डाला है, वो ऑटोमेटिक ले रहा है। डिलीवरी डेट जो है हमने नहीं डाला है, वो ऑटोमेटिक ले रहा है। नेट प्राइस जो है हमने नहीं डाला है, वो ऑटोमेटिक ले रहा है, राइट। मटेरियल ग्रुप जो है हमने नहीं डाला है, मटेरियल ग्रुप भी ऑटोमेटिक यहाँ पे ले रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है। अगर आप राइट स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे अगर इसके अगेंस्ट में अगर कोई आपका आपने इन्फो रिकॉर्ड बनाया हुआ है तो इन्फो रिकॉर्ड भी यहाँ पे फेच हो जाएगा। ये जो इन्फो रिकॉर्ड है हमने बनाया हुआ है इस प्लांट एंड सपोज परचेज ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड सप्लायर मटेरियल के अगेंस्ट में जो भी इन्फो रिकॉर्ड बनाया वो यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो बाय डिफॉल्ट कॉपी हो जाएगी फ्रॉम द सिस्टम टू द परचेज ऑर्डर लेवल, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अभी आते हैं हम आइटम टैब में। यहाँ पे आपको आइटम डिटेल्स का टैब मिल जाएगा। तो जब भी आप ये सारी डिटेल्स एंटर करके, ये सारी डिटेल प्रेस मेंटेन करके एंटर प्रेस करोगे, देन आपका आइटम टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आइटम टैब में सबसे पहले जो है वो है मटेरियल डेटा का टैब होता है।
तो यहाँ पे मटेरियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे मटेरियल ग्रुप क्या है, सप्लायर मटेरियल का नंबर अगर कुछ है, सप्लायर का अगर कुछ सब रेंज है, अगर मटेरियल आप बैच में परचेज करना चाहते हो या फिर मटेरियल बैच में आपका आता है, या फिर सप्लायर का कोई बैच है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नॉर्मली मटेरियल में अगर मेंटेन रहेगा तो वो मटेरियल मास्टर से यहाँ पे फेच करता है। अगर आपका कोई EAN नंबर है, राइट, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉपी होता है। और यहाँ पे एक आपको इन्फो अपडेट का बटन मिलता है, तो अगर आप इसको चेकबॉक्स सिलेक्ट करते हो और आपके पास कोई इन्फो रिकॉर्ड क्रिएटेड नहीं है, देन आपका इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई इन्फो रिकॉर्ड है एंड यहाँ पे आप सपोज प्राइस या कोई चीज़ यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हो, देन वो भी आपका जो एग्जिस्टिंग परचेज जो भी आपका इन्फो रिकॉर्ड है वहाँ पे वो सारी डिटेल्स जो है वो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे क्वांटिटीज एंड वेट्स टैब में, तो यहाँ पे आपको जो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में जो क्वांटिटी आपने लिया है उसका स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या है, नेट वेट, ग्रॉस वेट अगर आपने मटेरियल मास्टर में डाला हुआ है तो ये सारा चीज़ जो है वो वहाँ से कॉपी कर लेगा। नेक्स्ट जो है वो है डिलीवरी शेड्यूल। तो डिलीवरी शेड्यूल में यहाँ पे आपको एक डिलीवरी डेट, एक स्टैटिस्टिकली डिलीवरी डेट और एक कमिटेड डेट नॉर्मली यहाँ पे दिखाता है। जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो वो कमिटेड डेट भी दिखाता है। अगर आप कोई डेट में अगर आप सपोज मटेरियल आप भेजना चाहते हो तो वो आपको कमिटेड डेट भी यहाँ पे दिखा देगा कि कौन से डेट पे आप मटेरियल भेज सकते हो। तो ये हो गया डिलीवरी शेड्यूल का टैब। और नेक्स्ट जो होता है वो है डिलीवरी का टैब। डिलीवरी टैब में आपको काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अंडर डिलीवरी टॉलरेंस, ओवर डिलीवरी टॉलरेंस, शिपिंग इंस्ट्रक्शन, स्टॉक टाइप, रिमेनिंग सेल्फ लाइफ, QA कंट्रोल की, योर फर्स्ट रिमाइंडर, सेकेंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर। बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं हम मटेरियल मास्टर में हम इसको रखते हैं अपने परचेजिंग व्यू में, तो जो भी डेटा वहाँ पे मेंटेन रहेगा वो सारा चीज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। जैसे प्लान डिलीवरी टाइम, GR प्रोसेसिंग टाइम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉपी हो जाता है। और यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन जो भी आपका सपोज प्लान डिलीवरी टाइम है, GR प्रोसेसिंग टाइम है, उसी के हिसाब से डिलीवरी डेट जो है वो कैलकुलेट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्लान डिलीवरी टाइम जो है वो 2 दिन का है एंड GR प्रोसेसिंग टाइम कुछ भी नहीं है। तो इसके हिसाब से हमने आज 26 तारीख को ये डॉक्यूमेंट हम आज बना रहे हैं 26 तारीख को। प्लान डिलीवरी टाइम 2 दिन का है, यानी कि 2 दिन में हमारा मटेरियल डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लान जो डिलीवरी डेट है वो 28 का दिखा रहा है, यानी कि 2 दिन में हमारा मटेरियल जो है वो हमको मिल जाएगा। तो ये होता है डिलीवरी का टैब। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है यहाँ पे डिलीवरी कंप्लीशन का एक इंडिकेटर होता है। अगर आपको कभी भी परचेज ऑर्डर को क्लोज करना है, सपोज ये परचेज ऑर्डर मुझे फर्दर इसके अगेंस्ट में कोई मटेरियल नहीं चाहिए, रिसीविंग नहीं करना है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिलीवरी कंप्लीशन का इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकता हूँ ताकि ये परचेज ऑर्डर में फर्दर कोई GR के लिए सिस्टम इसको ओपन के हिसाब से ना देखे। तो यहाँ पे आप डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर अगर मैनुअली सिलेक्ट करते हो देन आपका परचेज ऑर्डर क्लोज हो जाता है। एंड ये डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर ऑटोमेटिकली कभी भी सिलेक्ट नहीं होता है। कभी भी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन कि डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर अगर मेरा सारा मटेरियल डिलीवर हो जाता है देन क्या मेरा डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर अपडेट हो जाएगा? द आंसर इज नो, नहीं होता है। ये एक मैनुअल इंडिकेटर है एंड ये SAP का स्टैंडर्ड है, तो हर जगह पे ऐसे ही काम करता है। अगर आपको मैनुअली इसको क्लोज करना है देन आपको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट और GR नॉन वैल्यूएटेड का जो इंडिकेटर है वो सिलेक्ट होता है एज पर द स्टॉक टाइप। आप कौन सा स्टॉक रिसीव कर रहे हो, सपोज आप कॉन्साइनमेंट का स्टॉक रिसीव कर रहे हो देन आपका यहाँ पे GR नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल मटेरियल रिसीव कर रहे हो देन आपका गुड्स रिसिप्ट जो है वो सिलेक्टेड मोड पे आएगा और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिलीवरी टैब। नेक्स्ट आता है इनवॉइस का टैब। सिमिलरली यहाँ पे इनवॉइस रिसिप्ट का एक इंडिकेटर है, इसको हम चाहे तो इसको हटा सकते हैं या फिर इसको रख सकते हैं एज पर। अगर आपको इनवॉइस करना है देन आप इसको चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके रखें, अदरवाइज आपका इनवॉइस पॉसिबल नहीं होगा। जब आप इनवॉइसिंग में जाओगे तो आपको बोले वहाँ पे आपको एक एरर मैसेज आएगा कि कोई सिलेक्टेबल आइटम नहीं है। सिमिलरली जैसे हमने डिलीवरी कंप्लीशन का इंडिकेटर सिलेक्ट किया था, सिमिलरली हमको यहाँ पे फाइनल इनवॉइस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज हमको और इसके अगेंस्ट में कोई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है तो हम अगर यहाँ पे फाइनल इनवॉइस सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में हम कोई इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो मोस्टली ये जो दोनों इंडिकेटर रहता है
एक होता है आपका डिलीवरी कंप्लीशन का इंडिकेटर, दूसरा होता है यहाँ पे फाइनल इनवॉइस का इंडिकेटर। ये दोनों इंडिकेटर अगर आप सिलेक्ट करते हो देन आपका परचेज ऑर्डर क्लोज्ड माना जाता है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है यहाँ पे जीआर बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन है। तो अगर आप इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करके रखोगे, आपका जितना आइटम रिसीव हुआ है उसी के अगेंस्ट में आपको इनवॉइस करना पड़ता है। सपोज मेरा यहाँ पे परचेज ऑर्डर क्वांटिटी मैंने 100 रखा है, लेकिन जब मैं जीआर करता हूँ, सपोज मुझे 90 क्वांटिटीज ही रिसीव हुए, तो मैं 90 क्वांटिटीज का इनवॉइस बना सकता हूँ, ना कि 100 क्वांटिटीज का। तो बेसिकली ये रहता है जीआर बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन। देन आपका ईआरएस प्रोसेस रहता है। अगर आप ऑटोमेटिकली जो सेटलमेंट है वो अगर आप करना चाहते हो तो आप ईआरएस प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। काफ़ी सारी जगह पे ईआरएस प्रोसेस भी फॉलो होता है। अगर आपको ईआरएस प्रोसेस सिलेक्ट करना है देन आपको टैक्स कोड एंटर करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आपका जो इन्वॉइसेस है वो ऑटोमेटिकली सेटल होते हैं। आपका इन्वॉइस क्रिएट नहीं होता है, आपका ईआरएस प्रोसेस में डायरेक्टली आपको सेटलमेंट करना पड़ता है, राइट। तो अगर आपको ईआरएस प्रोसेस के बारे में जानना है या फिर कोई भी प्रोसेस के बारे में जानना है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम बताइए, हम उसको ट्राई करेंगे एक उस पे एक क्लास बनाने के लिए। हालांकि हम आने वाले टाइम में सारे जो टॉपिक है एंड यूजर के रिलेटेड में वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको कुछ चाहिए जो हम नहीं कवर कर रहे हैं तो वो भी हम कवर करने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है कंडीशन का टैब। तो कंडीशन टैब में आपको यहाँ पे प्राइस डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे काफ़ी सारे कंडीशंस है, जैसे PB00, PBXX, RA00, ZH00, यहाँ पे NAVS करके काफ़ी सारे कंडीशन टाइप है, जैसे कि ग्रॉस प्राइस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सरचार्ज हो गया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कंडीशन में आता है, और ये ग्रॉस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। कैलकुलेट होने के बाद जो भी आपका फाइनल प्राइस आएगा, जैसे यहाँ पे नेट प्राइस जो है 1029 है, यानी कि 10.29 जो है पर वन मटेरियल आपका रहता है, तो वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप एनालिसिस पे क्लिक करके ये जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप एनालिसिस पे क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर है, परचेजिंग डॉक्यूमेंट का ये कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर है, यहाँ पे कौन से कंडीशंस हैं और कौन से कंडीशंस के अगेंस्ट में क्या क्या कंडीशन रिकॉर्ड है, वो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एडवांस कोर्स है। तो जब हम सपोज सुपर यूज़र वाला कोर्स लाएंगे, सुपर यूज़र वाला कोर्स हम देखेंगे, उस टाइम में हो सकता है कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो देखें। उसके बाद इंडिया टैब है, ये नॉर्मली कस्टम टैब होता है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमको। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट का टैब। तो यहाँ पे अगर आपको कोई टेक्स्ट मेंटेन करना है परचेज ऑर्डर लेवल पे, आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, जैसे आइटम टेक्स्ट, इन्फो रिकॉर्ड टेक्स्ट, मटेरियल पीओ टेक्स्ट, ये आप मेंटेन कर सकते हो, या फिर ये आपका कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट होता है डिलीवरी एड्रेस। तो बाय डिफ़ॉल्ट एसएपी का जो स्टैंडर्ड है, यहाँ पे जो प्लांट का एड्रेस है वही आपका डिलीवरी एड्रेस है, यानी कि ये प्लांट के लिए मैं मटेरियल परचेज कर रहा हूँ तो यही प्लांट का जो एड्रेस रहेगा वो मेरा डिफ़ॉल्ट एड्रेस यहाँ पे रहता है। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो यहाँ पे मैं ये जो एड्रेस वाला फील्ड है या फिर ये सप्लायर वाला फील्ड है, अगर मुझे किसी दूसरे एड्रेस में ये मटेरियल चाहिए तो मैं वो एड्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट रहता है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। वो कैसे करेंगे वो हम बाद में जानेंगे। नेक्स्ट जो है, अगर मुझे ये मटेरियल कोई सप्लायर को देना है तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो वो मटेरियल जो है वो डायरेक्टली मेरा सप्लायर को चला जाएगा। सपोज मैं कोई सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस बना रहा हूँ और सब कॉन्ट्रैक्टिंग के प्रोसेस से मुझे सब कॉन्ट्रैक्टर को अगर मटेरियल देना है तो वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो है कंफर्मेशन। तो अगर आपको मटेरियल रिसीव करने से पहले सपोज सप्लायर कोई कंफर्मेशन देता है या फिर सप्लायर बोलता है, इंटीमेशन देता है कि मैं कौन से दिन में आपको डिलीवरी देने वाला हूं, तो उस केस में आप यहाँ पे या तो कंफर्मेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे जो है इनबाउंड डिलीवरी वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट आप क्रिएट कर सकते हो कि कैसे नेक्स्ट जो है आपको गुड्स रिसीव करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो कंफर्मेशन। कंडीशन कंट्रोल उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, और यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द टैब है वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, आप इनको टर्म्स चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने कोई इनको टर्म मेंटेन किया होगा इन्फो रिकॉर्ड लेबल पे,
तो वो आपका आइटम लेवल पे कॉपी होता है। यहाँ पे हेडर सेक्शन में भी एक और इनको टर्म्स का टैब रहता है। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इनको टर्म शो कर रहा है। तो ये जो हेडर लेवल ऑफ इनको टर्म है वो नॉर्मली हमारा सप्लायर का मास्टर डेटा से कॉपी होता है, और जो आइटम लेवल का डेटा है, आइटम लेवल का जो डेटा है वो इन्फो रिकॉर्ड से कॉपी होता है। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड में कोई भी जो है आपका इनको टर्म मेंटेन नहीं होगा। अगर आप सप्लायर चेक करोगे तो सप्लायर में CFR मेंटेन होगा। अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हम जा सकते हैं सप्लायर के अंदर। Okay, fine. So seems there is some issue with this background navigation. Okay, so ये अभी यहाँ से मूव नहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, तो आप बिजनेस पार्टनर में जाके इसको चेक कर सकते हो। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, सम टाइम हम उसको देखेंगे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बेसिकली आपका जो सप्लायर में इनको टर्म जो भी मेंटेन होगा वो आपका हेडर लेवल पे कॉपी होगा, और जो आपका इन्फो रिकॉर्ड में मेंटेन होगा वो आपका आइटम लेवल पे कॉपी होगा। सप्लायर में नहीं जा सकते हैं तो हम यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड में चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो हमको ये लेके आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कंडीशंस पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी इनको टर्म्स यहाँ पे मेंटेन नहीं है। उसके लिए यहाँ पे कोई भी डेटा जो है वो परचेज ऑर्डर में कॉपी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपने सारे जो डिटेल्स है या फिर सारे जो डेटा है आपने एंटर कर लिया, आपने चेक कर, आपने वेरीफाई कर लिया। देन आप क्या कर सकते हो, सिस्टम को बोल सकते हो इसको वेरीफाई करने के लिए या फिर चेक करने के लिए अगर कोई डेटा मिसिंग है या फिर कोई डेटा मेंटेन करना है। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक चेक का बटन मिलता है। तो अगर आप चेक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा अगर कोई एरर मैसेज है या फिर वार्निंग मैसेज है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एरर है वो आपको फर्स्ट जो वार्निंग है वो बता रहा है कोई आउटपुट यहाँ पे मेंटेन नहीं है। सेकेंड जो है वो आपको बता रहा है डिलीवरी डेट जो है वो मीट नहीं कर रहा है। सपोज ये वीकेंड पे या फिर आपके कैलेंडर पे नहीं आता हो, देन आपको वो एरर मिल जाता है। लास्ट है आउटलाइन एग्रीमेंट एग्जिस्ट फॉर दिस सप्लायर। तो अगर आपका सप्लायर के अगेंस्ट में कोई आउटलाइन एग्रीमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपको यहाँ पे वार्निंग मैसेज दिखाता है। तो वार्निंग मैसेज इज फाइन, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई एरर मैसेज यानी कि रेड कलर का अगर कोई सिंबल आपको यहाँ पे मिलता है, देन आपको उसके अंदर देखना है कि क्या क्या एरर आता है, आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे मैसेजेस चेक कर सकते हो। यहाँ पे हालांकि जो मैसेजेस है वो डिफाइन नहीं है। तो अगर आप मैसेजेस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ये जो परचेज ऑर्डर का आउटपुट है वो दिख जाएगा। यहाँ पे आउटपुट टाइप रहता है, यहाँ पे मीडियम रहता है, आप कैसे उसको सेंड करना चाहते हो। सपोज फिजिकली प्रिंट करके भेजना चाहते हो, फैक्स से, टेलेक्स से, या फिर एक्सटर्नली, या फिर ईडीआई से, या फिर सिंपल मेल से, या फिर स्पेशल फंक्शन से अगर आप इसको भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पे भेज सकते हो। और यहाँ पे फंक्शनैलिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शंस रहता है। कभी हम नेक्स्ट क्लास में या फिर कभी और क्लास में हम जानेंगे इसके आउटपुट के ऊपर। अगर हम सारा चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है तो हम इसको या तो यहाँ पे सेव के बटन में क्लिक कर सकते हैं या फिर Ctrl+S प्रेस करने से भी ये सेव हो जाएगा। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 4500001462 जो है परचेज ऑर्डर हमने क्रिएट किया है। ये मैनुअली हमने क्रिएट किया है, विदाउट एनी रेफरेंस हमने क्रिएट किया है। तो अगर आपको परचेज रिक्विजिशन से क्रिएट करना है, कैसे कर सकते हो। सपोज मैं परचेज रिक्विजिशन वाला पहले मैं चेक करता हूँ कि हमने लास्ट परचेज रिक्विजिशन जो है वो क्या बनाया था। उसके लिए आप जा सकते हो ME5 पे में आप जा सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट है, प्लांट के अगेंस्ट में कौन सा परचेज रिक्विजिशन बना है हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, हम डेट वाइज में तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन सा फिल्टर है। फिल्टर के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम
एक काम करते हैं, हम डेट वाइज यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा परचेज रिक्विजिशन है, इसको हमने क्रिएट किया था। ओके, ये पुराना वाला परचेज रिक्विजिशन है। Mostly I believe this is the purchase requisition number. Wait. Mostly I believe this is the purchase requisition number. This is what we have created, but still not sure. Fine. तो अगर हम यहाँ से कॉपी करना चाहें तो यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन को हम कॉपी कर सकते हैं। आप अपना जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो डाल के यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन क्रिएट कर ले सकते हो। तो हम यहाँ पे फिर से जाते हैं /NME21N पे। यहाँ पे मैं क्रिएट नहीं करूँगा, मैं बस आपको शो कर दूंगा, आपको अपने आप से क्रिएट करना है। तो अगर मैं परचेज रिक्विजिशन यहाँ पे एंटर करता हूँ, सिंगल लाइन आइटम है तो रिक्विजिशन नंबर यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मल्टीपल होता तो हमको डालने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपने डाल दिया जो परचेज रिक्विजिशन नंबर, एंड यहाँ पे एंटर करने से यहाँ पे सारे जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप एंड अदर्स सबसे ठीक से सिलेक्ट करना है ताकि आपका यहाँ पे आ जाए, या फिर आप परचेज रिक्विजिशन में जाके भी चेक कर सकते हो। जो सोर्स ऑफ सप्लाई है मोस्टली वो मेंटेन अगर होगा देन आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ सप्लाई मेंटेन नहीं है, इसके लिए जो है परचेज ऑर्डर में कॉपी नहीं हो रहा है। तो दिस इज द अदर वे ऑफ क्रिएटिंग अ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर हम इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जितने सारे मेथड्स बताया उन सारे तरीकों से आप ट्राई करो क्रिएट करने के लिए परचेज ऑर्डर। अभी हम देखेंगे अगर आपको ऑटोमेटिकली परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आप जा सकते हो /NME59 में आप जा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर फ्रॉम रिक्विजिशन। तो यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको डालना है, जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो इसके अगेंस्ट में अगर कोई परचेज रिक्विजिशन होगा तो वो मुझे दिखा देगा। नॉर्मली यहाँ पे कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया या फिर प्री रिक्विजिट्स रहते हैं। सबसे पहले जैसे आपका जो मटेरियल और आपका बिजनेस पार्टनर या फिर सप्लायर है, दोनों में ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर ऑन रहना चाहिए, जो इंडिकेटर है वो ऑन रहना चाहिए। दूसरा जो चीज़ है, आपको यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड आपका क्रिएटेड रहना चाहिए। मटेरियल एंड जो भी आपका प्लांट एंड कॉम्बिनेशन में चाहिए वो आपको क्रिएट करना है। देन आपको एक सोर्स लिस्ट मेंटेन करना है जहाँ पे आपको एक फिक्स वेंडर जो है वो रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है देन आपका परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑटोमेटिक कन्वर्शन के लिए पहला चीज़ जो है वो प्राइसिंग है, वो इन्फो रिकॉर्ड से पिक करता है। दूसरा चीज़ जो है वो है सप्लायर। तो सप्लायर जो है वो हमारा जो सोर्स लिस्ट है या फिर फिक्स वेंडर या फिर फिक्स सप्लायर है वहाँ से पिक करता है। तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर भी बना सकते हो फ्रॉम द परचेज रिक्विजिशन। तो ये सारी प्रोसेस है। अगर आपको परचेज ऑर्डर बनाना है, मैनुअली बनाना है या फिर किसी के रेफरेंस से बनाना है या फिर आपको ऑटोमेटिक बनाना है, तो इन सारी चीज़ों के इन सारी प्रोसेस के हिसाब से या फिर इन प्रोसेस से आप परचेज ऑर्डर बना सकते हो। और भी एक प्रोसेस रहता है, उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस। तो ये जो ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर रहता है, तो हर कंपनी में हर दिन में बहुत सारे परचेज ऑर्डर क्रिएट होते हैं, बहुत सारे परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर कन्वर्ट होते हैं। तो मैनुअली उसको हमेशा करना पॉसिबल नहीं रहता है, तो उसके लिए एक बैकग्राउंड जॉब हम क्रिएट करते हैं या फिर उसको बैच जॉब भी बोला जाता है, जो कि एक टाइम इंटरवल के बाद में रन होता है। तो जब वो बैच जब रन होता है तो वो ऑटोमेटिकली परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर क्रिएट करता है। दैट इज वन मोर टॉपिक, वी कैन डिस्कस इट फर्दर। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं, परचेज ऑर्डर क्या है, एंड परचेज ऑर्डर को कैसे किन तरीकों से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज देखा।
तो अगर आपको वेरीफाई करना है परचेज ऑर्डर का डॉक्यूमेंट तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो, आप जा सकते हो /NME23N में, ME23N में जाके आप यहाँ पे जो है परचेज ऑर्डर नंबर, यहाँ पे एक परचेज ऑर्डर नंबर दिखा रहा है, तो अगर ये आपका परचेज ऑर्डर नंबर नहीं है देन आप यहाँ पे अदर परचेज ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हो, अपना परचेज ऑर्डर नंबर डाल सकते हो। डालने के बाद आप यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट पे अगर क्लिक करोगे देन आपका परचेज ऑर्डर ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे सारे जो फील्ड्स है वो आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द डिस्प्ले फंक्शन, दिस इज द ME23N डिस्प्ले फंक्शन। आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर को चेक कर सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करना है तो आप या तो आप ये जो आइकॉन है डिस्प्ले एंड चेंज के, चेंज का जो टॉगल बटन होता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर आप ME22N में जाके अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है, सपोज आपको डिलीवरी डेट चेंज करना है, परचेज ऑर्डर क्वांटिटी चेंज करना है, या फिर कोई नया लाइन आइटम ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें आप ME22N में भी कर सकते हो और आप यहाँ से भी कर सकते हो। सपोज मुझे एक नया लाइन आइटम यहाँ पे ऐड करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ये जो है ये एक नया आइटम लाइन आइटम यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो हम इसको सेव नहीं करेंगे बट दैट इज यू कैन डू इट इन दिस वे। सो ये था परचेज ऑर्डर के बारे में जो सारी डिटेल्स, जो सारी जानकारी थी वो आप देख सकते हो, आप सीख सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो लंबा हो जा रहा है या फिर कोई प्रोसेस आपको शॉर्ट में देखना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन डिटेल जानकारी अगर चाहिए तो डिटेल क्लास करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।